क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम सेट बी पढ़ेंगे। ये पिछले प्रश्न पत्र में हमने सेट ए के क्वेश्चन पढ़े थे। ये द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस पेपर हैं दोस्तों। पहले भी हमने बताया था आपको, इंस्ट्रक्शन सभी में सेम होती हैं। यहाँ पे जो परिवर्तन है, पिछले प्रश्न की तरह 1 से 20 तक के प्रश्न यहाँ पर आपको एक एक नंबर के मिलेंगे, और 21 से 25 तक के प्रश्न आपको यहाँ पर नंबर के मिलेंगे। सब आपने ध्यान रखना है। और 26 से 31 तक के प्रश्न आपको यहाँ 3-3 अंक के मिलेंगे। ठीक है। और 32 से 35 तक के प्रश्न यहाँ पर हमें 5-5 नंबर के मिलने हैं। उसके बाद 36 से 38 जो हमारे पास केस स्टडी पर नया शामिल हुआ है हमारे सिलेबस में, मिलेंगे हमारे को 4-4 नंबर के। ठीक है। आइए हमारे चैनल पर पत्र प्रारंभ करते हैं। हिंदी, एसएस, मैथ, साइंस, पांचों विषय पत्र हल करे हुए मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आइए सबसे पहले हम सेक्शन ए के पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी क्यू को, वह हमें क्या दिया हुआ है, ए क्यूब और स्क्वायर, एंड क्यू दिया हुआ है हमें ए बी क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल एलसीएम से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम होगा। If two positive integers p and q can be expressed as p is a cube square and q is equal to a b cube, a and b are prime numbers, then result obtaining by dividing the product of positive integers, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को क्या करना है, बाय द एलसीएम, एलसीएम से इसको डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एचसीएफ, मतलब सा क्या है, एचसीएफ आ जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए, और एचसीएफ निकालने का हमारे पास बहुत इजी प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, हमारे पास छोटी पावर है। देखिए, यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 1 है। जो छोटी पावर है उसको कहते हैं, यानी कि a की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 3 है, तो b की पावर छोटी है, कर लेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a b स्क्वायर। यहाँ इन्होंने वहाँ के पूछा है, सीधा उन्होंने एचसीएफ निकालने को नहीं कहा होगा, प्रोडक्ट डिवाइडिंग द प्रोडक्ट बाय द एलसीएम, तो एचसीएफ ही होता है। ए बी स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर हो। अब नेक्स्ट में देखिए, अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब देखिए, अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 10 से स्टार्ट होती है, 10 होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार है। ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम। अब आप यहाँ देखिए, ये आ जाएगा 2 × 5, यानी कि अगर हम इसको पावर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने पावर का तरीका ही बताया था आपको, पावर 1 × 5 raised to power 1, और ये क्या बनेगा 2 raised to power 2। और एलसीएम में क्या रखते हैं हम, सबसे बड़ी पावर यूज करते हैं। देखिए, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, पावर 2, 5 की पावर 1, पावर 2, 5 जा 20। आंसर आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 441 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक है। अब आपने क्या करना, 1 के फैक्टर बना लेने। अब 4 देखिए, लास्ट में 1 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 4 और 4 8, और 1 ये 3 से भाग हो जाता है। 3 एकम 3 बच गया, 1 14, 3 चौके 12 बच गए 21, 3 सत्ता 21। फिर ये दोबारा 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 और 27, या 7 पे गया, 7 आ गया, फैक्टर आ गया हमारे पास 3 × 3 × 7 × 7। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज करना चाहें, पावर की फॉर्म, रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 2, ठीक है, 3 की शक्ति 2, 7 की शक्ति। पूछा 7 का घातांक, 7 का घातांक कितना नजर आ रहा,
यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। देखिए k का वह मान जिसके लिए समीकरण 2x² - kx जमा k 0 के समान है। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस 2x² - kx plus k is equal to have equal रूट। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं? k का मान निकालना है, इक्वल रूट व्हेन d इज इक्वल। ठीक है, अब d में निकालते कैसे हैं? d स्क्वायर माइनस सी। अब b कितना है? माइनस के का स्क्वायर -4 इंटू ए है 2, c है k। ठीक, इसको हमने 0 के बराबर रखना है। ठीक है, के स्क्वायर -8k। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ क्या करना है, देखिए इसमें से हम k कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? k -8। अब यहाँ देखिए k इक्वल टू 0 पल आ जाएंगे इसके, और सेकंड में क्या आएगा? k -8 इज इक्वल मीन्स k इज इक्वल 8, यानी कि k की वैल्यू 0 या 8 कुछ भी है। खाली 0 लिख के आपने इसको कर देंगे तो गलत हो जाएगा, खाली 8 लिख देंगे तब ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर। और 7th क्वेश्चन देखिए है वो, यदि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक हैं, केंद्र के निर्देशांक -2 और 5 हैं, व्यास के दूसरे निर्देशांक क्या होंगे? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2 and 3 and the coordinates of center are -2 and 5, then coordinates of other end of the diameter are। आपने क्या देखना है कि आपके पास यहाँ सर्कल एक मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ सेंटर दिया हो, ये आप डायमीटर है आपके पास, ये ए है, और यहाँ मान लीजिए कि आप नेट्स मान लीजिए एक्स और y, ठीक है। सेंटर के कितने दिए हुए? -2 5, ए के निर्देशांक दिए हुए। ठीक, फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 बराबर मिड पॉइंट होता है ना, सेंटर मिड पॉइंट है। x1 + x2/2 -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, और x1 की जगह हमने 2 देना। ठीक है, आ जाएगा -4, x2 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस दैट इज -6। अब आप देखिए यहाँ पर 2 -6 है, पर कोई नहीं, कट हो गए। अब देखिए दूसरा निकाल लेते हैं, y1 + y2 5, क्या आ गया? 5। अब y1 कितना है हमारे पास? 3, y2 की जगह y2 ही लिख लेते हैं, 10, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y2 आ जाएगा 10 - 3 7। आंसर क्या आ गया? -6 और 7, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ सही आंसर। देखिए सभी डैश त्रिभुज हैं, समद्विबाहु, समबाहु, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज सभी समरूप है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की समरूप। अब 8th क्वेश्चन में देखिए, दी गई आकृति में ए सी ए बी पर केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल सी 120 है तो एंगल बी ए ओ बराबर होगा। द गिवन फिगर ए सी एंड ए बी आर द टेंजेंट्स टू सेंटर एट ओ। इफ एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 120 देन एंगल बी ए ओ फाइंड आउट करो। बिल्कुल सिंपल सा, आपने ध्यान रखना, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा? दोनों का जोड़ 180 60 आ जाएगा। ठीक, और स्पर्श बिंदु के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 का, ये 90 हो जाएगा। ठीक, ये 90 आ गया, और ये 50 60 और 90 150, 150 में से 80 गए, त्रिभुज के 180 होता है, बस हम उसमें से घटा दिया, ये 30 आ जाएगा, ये 30 है तो ये कल हमारे पास ये 30 आ जाएगा, है ना। और अगर आपने पूरा इसको कैलकुलेट करके समझना है तो आप
समझिए, देखिए इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ, एंगल 1 प्लस 120 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 1 मेरे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, एंगल 2 90 है, स्पर्श बिंदु के साथ बनता है केंद्र का, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 आ गया। ट्रायंगल्स की ट्रायंगल जो होती है, एंगल 3 यहाँ फाइंड आउट कर, एंगल 3 कितना जाएगा, ये हो गया 150, 180 में से गया 30, एंगल 3। ठीक है, मेरे पास एंगल 30 डिग्री का, इस प्रकार आप अब 9th क्वेश्चन, ये एक वृत्त में अधिकतम डैश समानांतर सरसरेखाएं हो सकती है। A circle can have dash parallel tangents at the most। अधिक से अधिक कितनी होती हैं स्पर्श रेखाएं हो सकती, समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। स्पर्श रेखाएं तो बहुत होती हैं, परंतु समानांतर जो है केवल। है। 10th क्वेश्चन देखिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर एल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होते हैं। बात गलत है। ये आपने कैसे ध्यान रखना है, साइन 0 कॉस 0 1, यहीं पहले ही देख लीजिए आप जब टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 9 सेकेंड ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए इज, आपने यहाँ पे सर्व समीकरण याद रखनी है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर ए। अगर हम यहाँ 9 कॉमन निकाल दें, सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर, आपने 1 इधर ही छोड़ दीजिए इस सर्व समीकरण में, आपके पास यानी कि सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 के बराबर होता है। 9 इंटू 1 9 के बराबर होगा ये 9 के, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीकेंड थीटा को थीटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये बराबर होगा सीकेंड थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा इज, के बराबर होगा, हमने सीकेंड थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सीकेंड थीटा के पास लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, स्क्वायर वाला फार्मूला है। अगर हम स्क्वायर करेंगे का निशान भी लगाना पड़ेगा। ठीक, अभी हमने आपको ऊपर एक सर्वसमीका बताई थी, ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के। ठीक है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और टेन किसके बराबर होता है, अगर इसको कोटेंजेंट के टर्म में चेंज करना हो तो 1 अपॉन आएगा। ठीक है, क्या अब इसको यहाँ भी छोड़, अदरवाइज आप इसको इस प्रकार, आपके पास ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा के बराबर। ठीक है, अगर इसको आप अलग करना है तो इसमें अलग निकाल के नीचे खाली कॉट थीटा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर 2 मीटर रूट 3 मीटर पड़ती है, तो सूर्य का व्यास क्या है। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। अब यहाँ देखिए क्या करना आपने, एक ट्रायंगल बनाई। ठीक है, और ट्रायंगल में ये हमें 6 मीटर का पोल है और शेडो दी है 2 के बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इससे इसको कट कर दिया 3 आ गया, अगर इसको कट करेंगे ये रूट 3 आ जाएगा। ठीक है ना, टेंजेंट 3 के बराबर कब होता है, जब टेंजेंट 60 होगा। टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसके ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है। अब परिमाप में आप क्या ध्यान रखना, ये ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ O है, तो ए और ओ भी साथ जोड़ ले। ठीक है ना, फिगर में पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ
सेक्टर यानी कि चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का क्या फार्मूला है हमारे पास? थीटा अपॉन टी पाई आर। ठीक, थीटा कितना है हमारे पास यहाँ? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22.7, और आर है 110.5। चेंज कर लिया, कट गई, इससे कटा 60 आ गया, 7 से काटा यहाँ 15 आ जाएगा, और 15 चौके 60, 4 से काटा 2 आया, और 2 से काटा 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 10.5 था इधर, ये 10.5, 10.5 प्लस 11 कितना हो गया? ये 21 जमा 11 जाएगा, ये 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सब में देखिए, किसी यदि किसी घड़ी की मिनट की 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि आर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। वह 9 बजे से 9:15 के बीच मिनट की द्वारा वर्णित घड़ी के का क्षेत्रफल है। इफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 10 centimeter long, then the area of the face of the clock described by the minute's hand between 9 to 50 am is। अब 9 से 15 में 15 मिनट हो गए, 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 15 छिक्के 90। फार्मूला क्या लगेगा? थीटा अपॉन टी पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है अपॉन 60, पाई 22/7 है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 3.14 लेंगे, क्योंकि 10 हमारे पास आर दिया हो, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे को। घटा 1 क्या गया 4 इंटू, तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, कट गई, यहाँ से हमने 2 आ गया है हमारे पास, ये आ जाएगा 157, इधर आ जाएगा 157 और 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 22/7 लेंगे तो आगे थोड़ा पॉइंट और बढ़ सकता है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। एक शंकु बेलन, एक अर्धगोला, एक बेलन बेलन। A cylindrical pencil shaped at the one end of the combinative of। अब वैसे देखिए ये पेंसिल इस प्रकार की है, ठीक है, तो एक तरफ क्या हो गया शंकु, एक तरफ क्या हो गया बेलन, कोन और सिलेंडर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर हो। एक शंकु और एक बेलन का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पिछले पत्र में हमने 5 मार्क्स में। अगला देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा 35 अलग अलग मैचों में बनाए गए रन दिए हुए हैं। ठीक है, उन मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बल्लेबाज ने 60 से कम रन बनाए हैं। द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन डिफरेंट 35 मैचेस आर गिवन। नंबर ऑफ मैचेस इन विच द बैट्समैन स्कोर लेस देन 60 रन। अब लेस देन 60 रन किस में बनाए हैं? अब लेस देन 60 में कितने आ जाएंगे? सारे ये इससे नीचे वाले। सिंपल सा प्रश्न है, प्लस कर देना है। 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24। ये ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर हो। क्वेश्चन समझने की बात है बस, तब आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 1 से 27 तक एक संख्या चुनी जाती है, इसकी अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? अब हमने 1 to 27 अभाज्य संख्याएं निकालनी है। देखिए कितनी है, 3 5 7 11 13 17 23 25 27। एक दो छः होगी 9 22, कट कर दीजिए 1/, हमारे पास ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमने यहाँ निकालने थे, हमारे पास ई आंसर आ जाएगा। अब 19 में देखिए, श्रृंखला 7 11 15 139 में पदों की संख्या 34 के बराबर है। अब यहाँ हमने पहले ये निकालना है कि ये ठीक है या गलत है।
ए कितना है हमारे पास 7 और डी है हमारे पास 4। कैसे 11 में से 7 गए 4, लिख भी देता हूँ यहाँ पर। और ए एन दिया हुआ है हमें 139। ए एन को निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन। इस 7 को इधर ले जाएंगे और 4 से 7 7 भाग कर रहा हूँ, ठीक। एन इज इक्वल आ जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल 7 से भाग करा 100, घटाया 132, 4 से भाग करा 3, 33, यानी कि एन इज इक्वल एक इधर शिफ्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि पहली बात इनकी ठीक है। जब पहली बात देखिए, ए बी ए पी में यदि पहला पद ए और सारांतर डी है, एन पदों की संख्या ये दी हुई है इन्होंने, ठीक है, एन पदों की संख्या। अब आपने क्या ध्यान रखना है, एन पदों की संख्या तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ये एन पदों का सम होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एन पदों का सम। अब दोनों सही हैं तब आपने इसको सी और डी को कट करना है। जब हमारे पास एक गलत और एक सही नहीं दिया हुआ है, सही दिए हुए हैं, तब हमें ए और बी में से कोई छांटना होता है। अगर एक गलत है एक सही है तो सी और डी में से छटेगा। अभी ने क्या बोला यहाँ, एन पदों की संख्या, पदों की संख्या तो हम ए एन वाले सूत्र से निकालते हैं ना। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है और आर जो है वो गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए, किस वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर एक बिंदु से खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा बिंदु के अंदर से खींची ही नहीं जा सकती, ठीक है ना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये बात इनकी ठीक है और ये बात गलत है। ऑप्शन हमें सी और डी में से कोई चुनना पड़ेगा। अभिकथन जो है हमारा गलत है और जो है उसका सही है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ सही आंसर हो। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में हमारे पास नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ लिखा हुआ है खंड ख, और दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का एक सेक्शन है। और इसमें 21वां प्रश्न दिया है, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और 6x माइनस kx माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0 के अद्वितीय हल होंगे। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज अ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 विल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अब देखिए, a1 हमारे पास, a1 अपॉन a2 कितना है हमारे पास, अपॉन k, और b1 अपॉन b2 कितना है हमारे पास, 3 अपॉन माइनस 6। अब मीन्स क्या हो जाएगा, अपॉन k विल नॉट इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 6। अगर मैं इससे इसको कट कर दूं तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k विल नॉट इक्वल टू -4। आंसर आ गया, k की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी अद्वितीय हल देगा, ठीक है। इसी, अब देखिए इसके और में अगला क्वेश्चन दिया है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। और अगले में है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। मैं पहले इसी को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 3 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। और दूसरे वाली में क्या किया मैंने, देखिए 3 से x को मल्टीप्लाई करा 3x, और 2 से 2y को मल्टीप्लाई करा प्लस 4y, अपॉन में से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6। ये बटरफ्लाई मेथड है, मैंने पहले वीडियो में भी इसके बारे में आपको समझाया हुआ है। अब आप देखिए, इस 6 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन में नाम दे लेता हूं। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर भी x का गुणांक 3 है, यहां पर भी x का गुणांक 3 है, तो मैं इनको इजीली घटा सकता हूं यहाँ। और घटाने के लिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, 3x से 3x कट जाएगा,
ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू -15, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/5, कट करेंगे तो -3। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। 3x - y इज इक्वल टू 9, और ये -3 y की वैल्यू है, ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 9, देन 3x इज इक्वल टू 9 - 3, x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6 बचा, और 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यदि बिंदु A 61, B 82, C और D दिए हुए क्रम में लिए गए समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। इफ द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टाइसेस ऑफ a parallelogram टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, यहाँ पैरेललोग्राम हमने बना दिया, ये A, ये B, ये C और ये D, और इनके वर्टाइसेस लिख लिए 61, ये 82 है, ये 9 एंड 4 है, और ये P एंड 3 है। अब हमने क्या करना, देखिए AC को ज्वाइन कराया और AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं O। ठीक है, यहाँ लिख देंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या आ जाएंगे, 6 + 9 यानी कि x1 + x2/2। ठीक है, और y2 y1 + y2/2, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, और अब दूसरी तरीके से B और D के को मध्य बिंदु भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये भी O पर कटेगा, यहाँ लिख देते हैं B D के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब दोनों से हमारे पास O के निर्देशांक आ जाएंगे, तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने आ जाएंगे, यहाँ B में कितना है, x1 8 प्लस x2 P/2, y1 2 और y3/2। हमने P की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। जैसे 8 + P/2, 6 + 9/2, तो यहाँ 2 काट देना। 8 + P ऐसे का ऐसा लिख लिया, 6 और 9 15। ठीक है, P बराबर कितना आ जाएगा, 15 - 8, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7। अगर आप अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन, और आप इजीली इनको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया जमीन पर 4 मीटर पड़ती है। उसी समय टावर की छाया 28 मीटर पड़ती है। टावर की ऊंचाई बताओ। A vertical pole length 6 casts a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of tower. अब आपको छाया की बात करी है, तो ये का जो कोण है वो एक समय में दोनों के लिए एक जैसा रहेगा, टावर के लिए भी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ दूसरा, खंबे के लिए भी। ठीक है, तो हमें यहाँ दो ट्रायंगल्स बना लेनी है। इसको हमने टावर मान लिया, इसकी ऊंचाई h और टावर की शेडो 28 मीटर दी हुई है, और ये पोल की हाइट 6 है, और ये हमें शेडो 4 मीटर दी है। मान लेते हैं ए बी सी, और इसको मानते हैं पी क्यू आर। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। वैसे तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये एंगल जो है सूर्य का एंगल एक जैसा होगा, ये 90-90 है। पहले इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, और फिर सिमिलर अप्रूव करके इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, ए बी/BC इज इक्वल टू Q/QR। ठीक है, और ए बी कितना है हमारे पास 6, BC है 4, PQ है H, और QR है 28। H को यहीं रहने दो, 28 को 6 की तरफ हम ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 6 इंटू 28/4, 4 से कट कर दीजिए 7 आ गया,
h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 42 मीटर, यानी कि टावर जो है वो 42 मीटर हाई होगा। ठीक है ना। अगर आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ आप क्या लिखेंगे, जो एंगुलर एलिवेशन हैगा, ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण एक समय में दोनों के लिए बराबर होगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और सिमिलर है इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो सेम रेशियो में। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा है टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू और 3 टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 is less than a plus b is less than 90 डिग्री एंड a is greater than b। a और b का मान निकालना है। अब हमने यहाँ क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए। टेंजेंट a प्लस बी, अब टेंजेंट अंडर रूट 3 कब होता है, टेंजेंट 60 पर आके, ठीक है ना, तो टेंजेंट से टेंजेंट हम कट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा आपको बदल करने का प्रयास किया है, आपने अंडर रूट 3 को दूसरी तरफ ले जाना है, तो वह क्या हो जाएगा, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3, और टेंजेंट a माइनस बी अंडर रूट 1/√3 कब होता है, टेंजेंट 30 पर, टेंजेंट से टेंजेंट कट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इनको चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, मैंने प्लस कर लिया है, प्लस करने के लिए साइन नहीं बदलने पड़ते, a कितना आ जाएगा 90/2 और a आ जाएगा हमारे पास 45, a 45 आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ पर a माइनस बी में पुट कर लो, चाहे तो चाहे a प्लस बी में पुट कर लो, मैं a प्लस बी में कर देता हूँ पुट, जरा इजी रहेगा। a प्लस बी कितना बताया 60 डिग्री, अगर a 45 होगा b कितना आएगा 60 माइनस 45 15 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 15। a कितना आ गया 45 और b कितना आ गया 15, वैल्यूज पता लग गई हमें। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा दोस्तों, में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस अल्फा अपॉन सिकेंड बीटा प्लस कोसिकेंड बीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि अल्फा 45 है और बीटा 30 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए बस। अब क्या आ जाएगा, देखिए कॉस 45 क्योंकि अल्फा की वैल्यू 45 है, अपॉन सिकेंड बीटा की वैल्यू 30 है, प्लस कोसिकेंड 30। ठीक, अब cos 45 1/√2 होती है। अगर आपने टेबल यहाँ से सीखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कॉलम बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको ये आप बनाना, टेबल बनाना अच्छे से सिखाया हुआ है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको सीकेंड 30, सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस 30 होता है √3/2, सीकेंड क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस, ठीक है। अब कोसिकेंड 30 साइन का उल्टा होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसिकेंड 30 के बराबर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम नीचे वाले को हल करेंगे और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए 1/, एज इट इज, प्लस इस √2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा 2/√3 और अपॉन में √। हल करने के लिए ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे लिख देते हैं और नीचे वाली टर्म को उल्टा कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन 2 प्लस 2 √6। ठीक हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते तो जरा इजी रहेगा। देखिए एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 1 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, देखिए √3 √2, ये अलग होगी पार्टी हमारे पास, यहाँ ध्यान रखना पार्ट, और ये √3 प्लस 1, मैंने इसको आगे पीछे कर लिया क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है 4/5 या 5/4 एक ही बात होती है, और √3 माइनस 1 से डिवाइड करा और √3 माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए 3
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 - 1 और अपॉन में 2 अंडर रूट 2 एज इट इज। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसी चीज के एग्जामिनर आपको नंबर देंगे, आपको ये पता होना चाहिए अंडर रूट 3 - 1 और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 3 - 1। 3 - 1 अपॉन इंटू, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अंडर रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट। अब इसको अंडर रूट 2 को भी खत्म करते हैं, अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई करा, अंडर रूट 2 से नीचे हो गया अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 - 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 8। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 - 1 अपॉन 8। ये हमारा यहाँ रैशनलाइज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तभी आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छाते में 8 ताने हैं। अब 8 ताने का मतलब क्या हो गया, ये 8 पार्ट हैं, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, 360 अपॉन 8। 8 चौका 32, बच गया 4 40, 8 पंजे 40, यानी कि एक एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो समान दूरी पर स्थित है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी की दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। An umbrella has 8 ribs which are equally spread. Assuming umbrella is to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. अब R कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा है, हमने निकालना क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या निकालना हमने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसको यहाँ लिखेंगे क्या, एरिया बिटवीन तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 पाई r²। या 45 दिया हुआ है हमें, 360 एज इट इज, 22/7 एज इट इज, और r कितना दिया हुआ है, 45। अब 45 से इससे काटा तो 8 आ गया, यहीं से पता लग रहा था हमें ये, तो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। 45 को 45 से गुणा करें, क्या होगा, 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा 25 गुणा 11 और बटे में 4, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये 25 आ जाएगा हमारे पास। हम अब डिवाइड कर देंगे, 28 से डिवाइड करा, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 7/56 का 6 से लगा 5, 14 और 5 19, 12 में 6 गया 6, 11 में से 9 गया 2 और ये आएगा 7 और ये जाएगा 9, 8 9 72 का 2 से लगा 7, 18 और 7 25, या 5 15 और से उतारा 5 जाएगा 5, 5 पे गया 140, ये बचा 15 के बाद 8 में 40 0 4 10 4 14, बस लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 15 और 150 है ना, ये 5 6 पे चला जाएगा, आएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये सेक्शन सी है, क भाग है, इसमें 3 3 अंक के 6 प्रश्न आपको मिलेंगे और इसमें 26वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 जमा अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। अब आपने क्या करना है, देखिए हम इसको ये मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। माना अंडर रूट 2 जमा अंडर रूट
एक परिमेय संख्या है। कंसीडर अंडर रूट प्लस अंडर रूट रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको देखिए ए के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। और अंडर रूट विल बी इक्वल टू ए माइनस रूट 3 ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और वर्क करने पर देखिए अंडर रूट 2 का वर्क करोगे तो अंडर रूट 2 का 2 आ जाएगा, और ए माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे, वहां हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए अंडर रूट 3। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस -2 ए अंडर रूट 3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 -2 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ अंडर रूट 3 रखना है केवल, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। अब दोस्तों आपको पता है कि अंडर रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्या के इक्वल जो है वो अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है ना। अगर अंडर रूट 3 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, ठीक। इसलिए आप क्या लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। बस आपने इतना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 3 के इक्वल हमने ये निकाल दिया, अंडर रूट 3 अपरिमेय है, इसलिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ही अपरिमेय। ध्यान रखना, दो अपरिमेय संख्याओं का योग या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर जमा 3x जमा 7 के शून्यक हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बीटा से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले अलग मल्टीप्लाई हो गए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो गया, जीरोस का सम, नीचे जीरोस का प्रोडक्ट। अब सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, -b/a। अब यहाँ पर हमारे पास -b3 आ गया, -3/a वो 4 आ गया, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस c/a, दैट इज 7/4। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, -3/4 अपॉन 7/4, -3/4 अपॉन 7, 4 से 4 कट गया और आंसर आ गया -3/7। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, परंतु थोड़ा सा उन्होंने इसको घुमा के 1/अल्फा और 1/बीटा करके दिया है। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी ही लगेगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आलेखीय रूप से दिखाइए रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली का अद्वितीय हल है। तो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना, उसी तरह हमने यहाँ बॉक्स बनाने और x और y की वैल्यू यहाँ एक बार 0 x की वैल्यू पुट कर लेनी, एक बार y की। अब मेरे पास है x माइनस वाई बराबर 1। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर लूँ, y कितने के बराबर आ जाएगा, -1। यहाँ -1 लिख लिया, ठीक। अगर इसी में मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, x माइनस 0 इक्वल टू 1, x बराबर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ का, दूसरे के लिए बनाइए, लाइन कैसे बनेगी, फिर बॉक्स बनाना, वैल्यूज आपने क्या करनी है,
एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करो, एक बार y की वैल्यू को। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अगर x को 0 पुट करेंगे, हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, तो 0 होता है इसको 2 लिख देते हैं, बस ये ध्यान रखना। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, सॉरी y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8/4 आ गया। ठीक है। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बना के बताते हैं। देखिए, देखिए ग्राफ में यहाँ पर हमारे पास ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये है 0। क्या जगह 1 और -1। अब देखिए यहाँ 0 है तो -1 आपको ये मिलेगा, ये आ जाएगा 0 और -1। सेकंड वाले में है हमारे पास 1 और 0। क्या आ जाएगा 1 और 0, नज़दीक नज़दीक पॉइंट आगे। और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक, ये हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। और इस लाइन का यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल 1। अगले वाले में 0 और 8, ये 0 है, 0 और 8 मेरे पास यहाँ आ जाएगा ये। और अगला है 4, ये 3 4, ये 4 और यहाँ फिर लाइन लगा लेते हैं। और ये मेरे पास ये लाइन आ गई। इसका नाम लिखना हो तो नाम भी लिखा जा सकता है यहाँ, 2x प्लस वाई इज 8। अगला प्रश्न देखिए, एक क्रिकेट टीम के, ये अथवा में दिया हुआ है इसी के, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3800 रुपये में 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। बाद में उसने 1700 रुपये में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। ठीक है ना। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। हम एक्स और वाई से यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एक्स, माना बल्ले का मूल्य। ठीक है। और गेंद का मूल्य वाई मान लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ बॉल ठीक होगी। अब देखो पहले में क्या है, 7 बल्ले हैं 6 गेंदे हैं, मीन्स 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। और सेकंड में क्या हुआ है, 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स 5y इक्वल टू 1750। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को 7 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 21x जमा 18y बराबर 8 3 24 का 4, हंसी लगा 2 और 2 11। ये वाले को 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 पंजे 35y, 7 पंजे 35 का 5 से लगा 3, 17 सत्ता 119 और 3 122। साइन चेंज कर दीजिए। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -17y। और इन दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50। 12 में से 4 गए 8, माइनस के माइनस से माइनस कट कर दीजिए। और y आ जाएगा 850/17, काटोगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि गेंद 50 रुपए की। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने बाल की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5y बराबर 1750। और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं 50। ये आ गया 1750। 3x ऐसे का ऐसा, 5 से गुना करा 250
बराबर 1750। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही आनी ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसे। और 3x बराबर कितना आ जाएगा 1500, और x बराबर 1500 बटे 3 काट के 500 रुपये। यहाँ आपने लास्ट में लिखना भी है बल्ले का मूल्य, कॉस्ट ऑफ बैट 500, और गेंद का मूल्य कॉस्ट ऑफ बॉल प्लीज। इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब 29th क्वेश्चन देखिए। x और y के बीच ऐसा संबंध खोजें कि एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समान दूरी पर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -3। और अब डिस्टेंस का बताना है से एक्स वाई से, मैंने सेंटर में रख लिया। ठीक है, तो मैंने a माना कि क्या प्रूव करना है, हमें x और y का रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इज इक्वल टू बी सी। फार्मूला क्या है मेरे पास डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। और इसी तरह यहाँ पर कर लेंगे हम x माइनस 3, -3 की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ये है, और ये y माइनस 4 का, से रूट कैंसिल कर दिया, इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर में 36 माइनस 12y, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए -6x, और परे से 6x इधर लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, -12y उधर से 8y इधर लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये 16 एज इट इज, और -36, ये कितना आ जाएगा 12x, और -4y इज इक्वल टू -20। -4y से सबको डिवाइड कर देते हैं, सब में -4y कॉमन नजर आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया, यही इनका दोनों x और y का रिलेशन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4 है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर प्लस 1। मैं अलग से एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ दूसरी ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ गुरु ब्रैकेट डालते हैं, धनु ब्रैकेट डाली, ये गुरु ब्रैकेट डाली। ठीक है, ये आपको शायद ब्रैकेटों के नाम भी याद नहीं होंगे, और ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, और प्लस 1 एज इट इज, ये बड़ी ब्रैकेट, और ये कोसिकेंट स्क्वायर, ये जुड़ के क्या बन जाएगा 1। सर्वसमीका यहाँ यूज की हमने, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट बंद, प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा मेरे पास कैंट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस 1 की जगह मैं ये सर्वसमीका यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन है यहाँ ध्यान रखना है, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह मैंने सर्व समीका यहाँ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो तभी आपको सवाल समझ नहीं आएंगे अगर आप यहाँ ध्यान रखोगे। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, एक साइन प्लस का था एक माइनस का था, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में मेरे पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको ये भी ध्यान होगा। ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कट हो गया और ये आ गया 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारे पास यहाँ ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपको भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सम होंगे उसमें आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने साइन ए प्लस कॉस सेकेंड स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड ए का होल स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारे पास दिया हुआ क्या है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए और सीकेंट ए का स्क्वायर। देखिए फार्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ फिर अगले वाले में ए स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि कॉस ए इंटू सीकेंट ए। आपने क्या ध्यान रखना है, साइन ए कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल, और सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, तो दोनों कट गए। एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 मैंने स्टार्टिंग में यहाँ ये लिख लिया। ठीक हो गया, उसके बाद साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने इकट्ठे लिख ली, ये वाला और ये वाला, ताकि मेरे पास सर्व समीका बन जाए। प्लस अब कोसिकेंट स्क्वायर ए है, हमने यहाँ सर्व समीका का यूज करना है, तो यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल, और उसके बाद मुझे सीकेंट स्क्वायर ए प्रूव करना है, तो ये लिखना है, वो भी सर्व समीका का यूज करना है, वो होता है टेन स्क्वायर ए के। ठीक हो गया, प्लस 2, इनको जोड़ के क्या बन जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 और टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने यहाँ बताना था। नेक्स्ट में देखिए 31वां क्वेश्चन है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों समान ऊंचाई के दो खंबे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। ठीक है, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 का है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. Find the height of poles and distance of point from the poles. अब देखिए हमने क्या करना है यहाँ पर, वो हमारे पास ये पोल दिए हुए हैं इस प्रकार। ठीक है, और ये सड़क मान लीजिए, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, और इन पॉइंट्स का एंगल है 30 और 60 दिया हुआ है। एच सपोज कर लेते हैं, ये एच सपोज कर लेते हैं, ये ए बी सी डी और ये आ जाएगा ई, इसको एक्स मान लेते हैं। टोटल 80 है तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक,
टेंजेंट 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है h, बेस है x। ठीक है, h किसके बराबर आ जाएगा, x/√3। और दूसरी ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल सी डी ई टेंजेंट 60 इज इक्वल टू सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये √3 के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर h दिया हुआ है और बेस है 80 माइनस x। क्या, अब यहां पर हम ये h की वैल्यू इसमें पुट करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये 1 और ये 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास, √3 इज इक्वल टू h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। ठीक है, और इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 80 माइनस एक्स और ये आ जाएगा x/√3, ये √3 अपॉन में आ गया। और सॉल्व करने के लिए जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 से फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया, 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x, और 240 क्या आ जाएगा, x प्लस 3x, और 4x आ जाएगा 240 के बराबर, x आ जाएगा 240/4, काट देंगे कितना आ जाएगा, 60। ठीक, और h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, h लिखा है उन्होंने x/√3, x 60 है, अपॉन √3, 60 के हमने फैक्टर बना लिए 3 इंटू 20 करके, और ये √3 से 3 कटा, √3 आ गया। हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, 20/√3। ठीक है ना, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, यहाँ लिख लेते हैं, हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई 20/√3 मीटर। ठीक है, और पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये आप खुद लिख सकते हो वैसे आसानी से, क्या है, इज 60 मीटर। कौन से वाले की देखिए, तो B से C की दूरी 60 मीटर आ जाएगी, है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट C फ्रॉम B। ठीक है, और पोजीशन ऑफ पॉइंट C फ्रॉम D वो आ जाएगी 20 मीटर। ये हमारे पास 3 आंसर यहाँ इसके आ जाएंगे। ये हमारे पास सेक्शन C यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी, और सेक्शन डी में आपको यहाँ 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 के नंबर के होंगे, यानी कि सेक्शन डी आपका 20 नंबर का। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के पहले n पदों का योग n माइनस एन स्क्वेयर है, पहला पद क्या है, पहले 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? Sum of first two terms, what is the second term? Similarly, third and 10th term find out करनी है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर, Sn यानी कि sum of numbers कितना है, 4n minus n square। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले S1 निकालते हैं, S1 मतलब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, ये a भी यही हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। अब S2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n को 2 पुट करेंगे, ये हो गया 8, 8 माइनस 4 बराबर 4, और S3 पुट करेंगे, n की जगह जो है 3 आ जाएगा, 12 माइनस 9 बराबर 3। आपने यहाँ पजल नहीं होना है, ये क्या है, a। ठीक है, और ये क्या है, S2 है ये। ठीक है, हमने अब अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, दोनों घटा के। ठीक है ना,
कैसे निकालेंगे इनको? हटा के। अब देखिए, ए आ गया मेरे पास 3, A1 मान लीजिए, और A2 कैसे आएगा? -3, दैट इज 1। और A3 निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 3 - 4, S3 में से S2 घटा देना, ठीक है, -1। अगर आप अब AP बनाना चाहें तो AP बन जाएगी 3, 1 और -1, ठीक है ना? क्या बन गया हमारे पास? 3, 1 और -1। अब उन्होंने जो जो पूछा है उसका आप आंसर दे दीजिए। A3 पूछा था, A3 मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। और उन्होंने पूछा था A10, A10 कैसे निकलेगा? A + 9D। A कितना है मेरे पास? 3, 9 एज इट इज, और D यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 - 3 दैट इज -2, ठीक है। और 3 - 18 यानी कि -3 मेरे पास A10 आ जाएगा, ठीक है। और पूछा था उन्होंने nवां पद यानी कि an कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना? A + n - 1 इंटू डी। A मेरे पास 3 है, ठीक है, प्लस n - 1 इंटू डी, ये -2 है। क्या आ जाएगा? 3 -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2n + 2, क्या आ गया? 5 -1। ये हमारे पास nवां पद आ गया। अब देखो आंसर हमारे पास -15 आ गया, -1 आ गया, और 3 बताया था, है ना? ये सब हमारे पास इसके आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/OB बराबर है CO + DO। दर्शाइए ABCD एक समलंब है। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO/BO equal to C, so that ABC is a trapezium। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। देखिए, गिवन यानी कि दिया है, और दिया है में हम एक बात यहाँ लिख लेंगे, AO BO बराबर है C/DO। बस इतनी बात लिखते हैं। और अब सिद्ध करने में क्या दिया है? सिद्ध हमने क्या करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, यानी कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी फिर बना लेते हैं पहले। ये AC डायगोनल है, और ये BD डायगोनल है जो ऊपर यहाँ बाइसेक्ट कर, ठीक है। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, E पैरेलल टू AB, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्शन की है। अब प्रूफ देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि प्रमाण। हिंदी वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। हमने ये वाली ट्रायंगल ले लेनी है, तो ABD है, इन ट्रायंगल AB। अब ABD में क्या है? E परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी, पैरेलल टू AB। ये दोनों पैरेलल हैं। देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से अगर हटा दूं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अब देखो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ये पैरेलल हैं दोनों लाइनें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? DB है, सॉरी, OB है बटा D बराबर है AE/ED, ठीक है ना? इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, बटा D, और इधर से AE/ED। ये हमारे पास BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग
यहाँ लिख लिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल है, हमें यहाँ पे गिवन गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं पहले। देखिए ए ओ बटा ई ओ और सी बटा, ये हमें यहाँ गिवन है, तो हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे इंटरचेंज करें, देखिए ए ओ है, इसको मैं ए लिख लेता हूँ। देखो ए बटा, इधर ले आता हूँ, यहाँ मेरे पास ओ बी है, मैंने इसलिए इसको आगे पीछे लिखा है, और ये हो जाएगा मेरे पास बटा, ये मेरे पास यहाँ सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, अब आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी ओ बी बटा ओ डी है और यहाँ पे भी ओ बी बटा ओ डी है। क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बटा ओ सी बराबर है ए ई बटा ई डी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर देखिए ए बटा ओ सी, ठीक है, बराबर है, ये बताया था हमने, यहाँ पर देखिए दोबारा ये निकाला हमने, ए ई बटा ई डी के, ए ई बटा ई डी के। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि ओ ई पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये कन्वर्स हो गया, कन्वर्स ऑफ, लिखते हैं ना उसको पीपीटी, ये थेल्स प्रमेय का ये विलोम हो। ठीक है, अब देखिए ई पैरेलल टू सी डी मिल गया, और दूसरा क्या है, हमें पिछले वाले में क्या था, हमने जब कंस्ट्रक्शन ली थी, ई पैरेलल टू ए बी। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसलिए ए बी सी एक समलंब है। समलंब में यही चाहिए हमें, समलंब है ए बी के ट्रेपीजियम, यही हमने यहाँ प्रूव करना था। दोबारा देख लो एक बार, हमने करना क्या है, पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बटा ओडी और इधर से ए ई बटा ई डी किया, और जो हमें दिया हुआ था उसके साथ इसको कंपेयर करके फिर हमने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ई पैरेलल टू सी डी निकाल लिया, और जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी उसके साथ उसको कंपेयर करके ए बी पैरेलल टू सी डी निकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है से समान ऊंचाई और समान व्यास की एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid, the nearest centimeter. सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी है। देखिए हमारे पास फिगर इस प्रकार की आएगी, और ये हमें 1.4 का हुआ डायमीटर, हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बेलन का व्यास कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, मैं डी से शो करता हूँ, और बेलन की त्रिज्या आर यानी के रेडियस ऑफ सिलेंडर का 1.4
ऑन 2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। ध्यान में आ गया होगा तो आपको, बिल्कुल सी बात है। और हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर h, यानी कि बेलन की ऊंचाई। अब हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखे। यह है 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या भी 0.7 ही होगी। ठीक है ना? पहले क्या निकालते हैं? एल निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट, क्योंकि हमने सरफेस एरिया निकालना है इसका। एल कैसे निकलेगा? आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। उन्होंने क्या कहा था? आर और एच दोनों के सेम है। 0.7 का स्क्वेयर प्लस 0.4 का, तो 0.49 प्लस 5.76 का स्क्वेयर होता है, ये जगह 6.5। और 600 का बनता है 25, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास एल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कैसे कैसे आएगा? आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो बेलन है 2 पाई r h। अब ये बढ़ गया है नीचे πr_l। ठीक है, और जो ऊपर का सर्कल होगा वो πr, है ना? ऊपर का सर्कल भी देखना है, πr²। यही एक गलती कर जाते हैं, ऊपर का सर्कल वो जाता है। इसमें देखिए पाई कॉमन नजर आ रहा है, पाई निकाल लेते हैं बाहर। तो रह जाएगा मेरे पास पाई, हाँ पाई बाहर निकल गया। और आर भी तो सेम है, कॉमन है, पाई आर निकाल लेते हैं। अंदर रह जाएगा 2h के प्लस इसमें रह गया एल, रह गया आर। ठीक हो गया। ये आ गया 22/7, और ये 0.7, ब्रैकेट में हाइट है 2.4 प्लस एल है 2.5 है, और आर है 0.7। कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी ठीक ढंग से। ये 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 आ जाएगा। ये आ गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये 2 एज इट इज। 4 और 5 12 20 लगा 2, 4 और 2 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारे पास है 8 दूनी 16 का 6 लगा 1 16 17, क्या जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि नियरेस्ट पूछा है तो 18 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 17.5 से अगर अबव होता है तो हम अगला ले लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है, रेचेल एक इंजीनियरिंग छात्र को एक पतली एल्युमिनियम शीट का उपयोग करके सिलेंडर के आकार का एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जिनके दोनों पर दो शंकु लगे हैं। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि शंकु यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, प्राचील द्वारा बनाए गए मॉडल में निहित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल बनाना है आपने। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of a model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that outer and inner dimensions of model nearly the same. सेम से मान के चलना है उनको। देखिए अब यहाँ पर पहले मॉडल बना लेते हैं। इस प्रकार का मॉडल बनाने को उसको कहा है। अब देखिए हाइट ऑफ, ये यहाँ उन्होंने दी सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ क्या है? सेंटीमीटर, दोनों सेम है। और
का जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा रेडियस 1.5। अब देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 12 में से 2 ये गया, ये चला गया, इसका कितना रह जाएगा पोर्शन 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि बेलनाकार भाग कितने सेंटीमीटर का रह जाएगा 8 सेंटीमीटर का। जो हम फिगर बनाते हैं ना उससे बहुत कुछ हमें क्लियर हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले लिखते हैं हम रेडियस ऑफ सिलेंडर। बेलन की त्रिज्या आर लिख लेते हैं, या 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, बड़ा एच लिख लेते हैं, ये अलग है। 12 - 2 - 2, ये मैंने इसलिए करके दिखाया था आपकी आगे समझ में आया। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 12 था, इसमें इधर कटा, 2 इधर कट गया। ठीक है, और रेडियस ऑफ यानी कि शंकु की त्रिज्या, त्रिज्याएं दोनों की सेम है, इसलिए इसको भी हम छोटा आर ले लेते हैं, 1.5 है। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन यानी कि शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हम छोटा आर लेते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको, हमने वॉल्यूम निकालना है। पहले सारे हमने डायमेंशंस लिख लिए, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ये मॉडल का आयतन। मॉडल के आयतन में आपने क्या ध्यान रखना, दो तो शंकु है, यानी कि शंकु का आयतन होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, एक पीछे लगाएंगे, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पीछे वाला शंकु। अब आपने क्या ध्यान रखना, शंकु ये वाला बेलन है उसकी हाइट बड़े एच से ली है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बड़ा एच। ठीक है, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 2/3 छोटा एच प्लस बड़ा एच, आ जाएगा 22/7 इंटू, अब आर कितना है मेरे पास 3/2 लिख लेता हूँ इसको, 1.5 है ना, और ये 2/3। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई 2 है, प्लस बेलन की ऊंचाई वो है मेरे पास 8। इस 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, और 11, हाँ 99 कर लेता हूँ डायरेक्ट ऊपर, और बटा 14। ठीक, और इसको करेंगे 4/3 जमा 8। ठीक है, 99/14 गुना 8 से 24, 4 28/3 कम 14, 14 3 से इसको काटेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 कितना आ गया 63 सेंटीमीटर, ये इसकी एयर की वॉल्यूम आ जाएगी। अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, एयर इन 6 सेंटीमीटर, है ना, मॉडल में वायु का आयतन। ध्यान में आ गया होगा आपको। अब ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, एक क्वेश्चन अथवा में मिलेगा आपको यहाँ। निम्नलिखित बंटन एक इलाके के बच्चों की दैनिक जेब भत्ते को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपए है, लुक बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसी टेबल में कर लेते हैं इसको। ये एक्स आई निकाल लेते हैं, ये कितने का 11 और 13 24, 24 का आधा 12, का डिफरेंस कितने का है 2 का है,
कि हम दो दो बढ़ाते चले जाते हैं। 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये एफ आई है, यहाँ एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे। 12 7 80, 14 6 80, और 16 नम्मा 144, 18 तिये 54 का 4 का 5, 18 और 5 23, ये 20 एफ ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 22 पंजा 110, 24 चौका 95। सबको प्लस कर लेते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22, 2 जगह 2 11 और 1 12, 13 14 15 15 और 12 27, 27 और 8 35 का 5 लगेगा 3, 1 4 5 6 7, 752 प्लस 20F। आपने ये 20F बीच में नहीं जोड़ना, ये ध्यान रखना है। अब इनको भी जोड़ देते हैं। 7 और 13 और 22 22 और 13 35 35 40 प्लस F। क्या, अब फार्मूला लगा लेते हैं एक्स आई का, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये हमें 18 दिया हुआ है मीन, ठीक। और ये हमारे पास 752 प्लस 20F है, हमारे पास F है 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा हमारे पास 18 चौक 72 का 2 जगह 7, 72 और 7 92, और 18F 752 प्लस 20F। 18F इधर ही रखो, 20F उधर से शिफ्ट कर लिया, ठीक है। 752 माइनस 792 आ जाएगा -2F, आएंगे -40, माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कर लेंगे। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, है ना। F कितना आ गया हमारे पास यहाँ, 20 20 हो जाए। इसके अथवा में एक को है करते हैं साथ ही। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, निम्नलिखित तालिका 1 वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की आयु दर्शाती है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द, क्या निकालना हमने यहाँ पर, मोड निकालना। अब सबसे पहले हमें मोड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, है ना। और का फॉर्मूला क्या है, देखिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है ना। और अब L क्या है, हमने क्या करना होता है, यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी। ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23 है, तो इसका F1 से ऊपर वाली F0, इस वाली F2, ठीक। और जो इसकी लोअर लिमिट है L है, और इनका जो डिफरेंस है, जैसे 5 5 के बाद यहाँ 15 मिल रहा, ये H हो गया, ठीक है। सबको लिखने के भी नंबर मिलते हैं। मान लो आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आप यहाँ पहले इनको लिखो। L कितना है, L 35 हो गया, F0 21 है, F1 23 है, F2 14 है, H 10 है। इतना लिखने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पर निकालना है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 H। L मेरे पास 35 है, प्लस F1 कितना है 23, माइनस 21 बटे 2 23, माइनस 21 माइनस 14, H है मेरे पास 10, ठीक है। कैलकुलेट करना है 35 जमा 23 में से 21 गए 2, 10 को मैं अंदर ले आया मल्टीप्लाई करके, 23 दूनी 46 माइनस 35, आ जाएगा 35 प्लस बटे 11। अब भाग करने का तरीका देखिए, 11 एकम 11, बच गए 9 90, 11 8 88, आंसर आ गया 36.8। तो ईयर्स है, एवरेज जो है वो एज आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, बहुलक आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ दोस्तों सेक्शन डी खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास सेक्शन ई है, जिसमें हमारे पास
केस स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर ई में हमारे पास सारे केस स्टडी के क्वेश्चन, जैसे देखिए अब इनका जंगल भ्रमण के दौरान ऊंट देखा गया का एक चौथा जंगल में देखा गया, तो के वर्गमूल के कितने ऊंट पहाड़ों पर चल रहे थे, ठीक है, और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पर। अब उपरोक्त जानकारी के आधार पर ऊंट की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, हमें इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं एक बार। On a forest, two camels are spotted. 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. 1/4 जब वो forest में है, and twice the square root of the herd had gone to the mountains, and remaining 15 were the bank of a river. हम क्या कर लेते हैं, let the number of camels कर लेते हैं, let the number of camels, माना संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। अब number of camels seen in forest, camels in forest, यानी कि जंगल में कितने ऊंट देखे गए, 1/4, यानी कि x अपॉन, ठीक है। और माउंटेन पे कितने थे, नंबर ऑफ कैमल्स माउंटेन, यानी कि पहाड़ पर कितने ऊंट देखे गए, ने क्या कहा, संख्या थी उसके वर्गमूल का दो, के वर्गमूल का, ठीक है। अब इक्वेशन बना लीजिए अकॉर्डिंग, हमारे पास क्या बन जाएगा, x थे, अब x में से x/4 जंगल में घूम रहे, और √x पहाड़ पर है, और बाकी बचे 15, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे x x प्लस 8 √x प्लस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं x को देखिए, x माइनस x माइनस 8 √x माइनस 6 आ जाएगा 3x माइनस 8 √x माइनस 6। अब इस सारी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, तो x को जो है √x को y मान ले, ठीक है। जब √x को y मानूंगा तो मेरे पास क्या क्या बन जाएगा, ये 3y² माइनस 8y माइनस 6, और इसको मैंने द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व कर लेना है। 20 दिया 60 दिया 180, 180 कैसे गुणनखंड जिनका जोड़ 8 हो, क्या बन सकते हैं, देखिए 10 180 का 10 और 18 बन गए, ठीक है, 18, 3y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस, यहाँ से 3y कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस 6, यहाँ से 10 कॉमन रहा, ये भी y माइनस 6, क्या आ जाएगा, y माइनस 6 y प्लस 10, y माइनस 6 y इज इक्वल 6। अगर y 6 आ गया, देखो ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा, x कितना आ जाएगा, √x इज इक्वल 6, देन x इज इक्वल, क्लियर कर देंगे 36। अब नंबर ऑफ कैमल्स कितने, पहली बात का हमें जवाब मिल गया 36, कितने हो गए कैमल ये, 36। अब पहाड़ पर कितने ऊँट घूम, पहाड़ पर कितने बताए थे, आप एक एक चीज यहाँ निकाल सकते हैं, पहाड़ पर कितने थे, वर्गमूल का, अब वर्गमूल का, और ये आ गया 6, 6 दूनी 12। अब इन सब प्रश्नों के उत्तर आप इजीली दे सकते हो। अब इन्होंने ये भी पूछा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विभेदक द्वारा बताइए, अब डीवी फाइंड आउट करना है।
कैसे निकलेगा, b² - 4ac, ठीक है ना। और वहां पे b मेरे पास कितना आ गया था, -8, -8 का स्क्वायर -4 इंटू -6, 8 और ये जमा हो जाएगा 12×6 = 72 के 780। प्रकृति बतानी दो असमान मूल होंगे, है ना। और नदी के किनारे कितने ऊंट हैंगे, है ना, क्या पूछा उन्होंने, नदी के किनारे कितने ऊंट हैं। 15 ऊंट बताए थे, बचे ऊंट नदी के किनारे हैं। जंगल में कितने ऊंट हैं, अब यहाँ फॉरेस्ट में कितने बताए थे, कितने टोटल थे, उसका 1/4, ये 36/, दैट इज 9। ये क्वेश्चन बिल्कुल है 4 मार्क्स का, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैरिस व्हील यूनाइटेड किंगडम में एक बड़ा पहिया से बोलते हैं एक मनोरंजन सवारी है जिसमें कई यात्रियों जाने वाले घटकों, आमतौर पर यात्री कार, कैबिन, टब, कैप्सूल, साउंड के रूप में जाना जाता है। के साथ एक घूमने वाला सीधा पहिया होता है, रिम से इस तरह जुड़े होते हैं कि जैसे कि पहिया घूमता है, वे आमतौर पर आकर्षण द्वारा सीधे होते हैं। फेरिस व्हील में सवारी करने के बाद पूजा भीड़ से बाहर आई और अपने रही थी, सवारी का आनंद ले रहे थे। वह पहिए के विभिन्न मापों के बारे में जानने की वह नीचे दी गई आकृति बनाती है, आकृति यहाँ बनाई हुई है। A Ferris wheel is an amusement ride consisting of a rotating upside wheel with the multiple passengers carrying components referred to as passenger 20 cars, cabins, capsules दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अटैच टू द रिम इन सच अ वे दैट एज व्हील टर्न्स दे आर अपराइट यूजुअली बाय ग्रेविटी। आफ्टर टेकिंग ए राइड इन द फेरिस व्हील, द केम आउट फ्रॉम द crowd and was observing her friends were enjoying the ride. She was curious about the different angles and the measures that the wheel will form. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन फिगर है, उसमें आर ओ क्यू ना है। देखिए पहला क्वेश्चन है ROR Q, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से इसको लेस कर देंगे, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। RO कितना आ जाएगा, 180 - 30, 150। ये आपका एक नंबर का काम इतना यहाँ कंप्लीट हो, ठीक है। अगले में पूछता है RQP, RQP ये वाला एंगल कितने का होगा, है ना। अब ये 30 है तो ये दोनों एंगल देखो कितने कितने के होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ लिख लेता हूं मैं, RO प्लस एंगल 1 और 2, 1 और ये 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 2 कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 180, और आर ए कितना है 150, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कितना आ गया 30, एंगल 2 आ जाएगा मेरे पास। हमने निकालना है आर क्यू पी, है ना। आर क्यू पी कैसे निकलेगा, ये 90 था ना टोटल, 90 में से 3 लेस कर देंगे, यानी कि 75 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आर एस क्यू 75 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कारण क्या है इसका, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। और आर पी ये 90 का होगा, है ना। ये स्पर्शरेखा है वो केंद्र से 90 का कोण बनाती है। अब चतुर्भुज आर पी क्यू किस प्रकार का चतुर्भुज है, आर पी क्यू ये एक चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक ट्रायंगल है ये, है ना। आप इसको काइट भी बोल यहाँ पर वाले लोग, है ना। और क्या पूछा है इन्होंने, देखिए हमसे बस ये तीन क्वेश्चन थे, 1 2 4, है ना। यहाँ और में क्वेश्चन था ये,
ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले में हमने आर ओ क्यू फाइंड आउट करा, अगले में आर क्यू पी फाइंड आउट करा, फिर आर एस क्यू फाइंड आउट करा, फिर आर पी फाइंड आउट, और यहाँ पर हमने का प्रकार बताया है। 37वां था। अब लास्ट क्वेश्चन है 38। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के। आकृति और युक्ति को लूप का खेल करना है। वे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि खेल कौन शुरू करेगा। उन्होंने दो सिक्के मिले और यह जानने के लिए कि खेल कौन शुरू करेगा उन्हें एक साथ उछालने का फैसला किया। तो जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न कर दीजिए। कितने संभावित परिणाम हैं? ठीक है ना। अब कितने संभावित परिणाम है? दो सिक्के हैं तो 2 पावर 2, ये 4 संभावित परिणाम है। निकाल लेते हैं। बार हेड आएगा, एक बार हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड और दूसरे टेल। ये 4 संभावित परिणाम हो गए। कि यदि सफलता की संभावना 73% है, सफलता की संभावना कितनी होगी? इसी बात है, 100 से 73 को घटा दो, 27% हो, है ना। 27/100, 27% कह सकते हैं। आकृति कहती है अगर मुझे कम से कम एक चित्त मिलता है तो मैं जीत जाऊंगी, खेल शुरू। ठीक है। और इसकी क्या संभावना है कि आकृति खेल शुरू करेगी? अब आकृति खेल शुरू तब करेगी जब उसको एक चित्त मिलेगा। एक चित्त कम से कम 3 बार आएगा। क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 3/, है ना। अब क्या कहता है, सुकृति कहती है कि अगर मुझे अधिकतम एक पट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगी और खेल शुरू करूंगी। ठीक है, उसको भी एक पट कम से कम 3 बार मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, केवल आपने दिमाग लगाना है इसमें, करना कुछ भी नहीं, है ना। तो ये दोस्तों हमारे पास यहाँ सेट बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 सेट मैथ के मिलेंगे, 4 सेट आपको इंग्लिश मिलेंगे, 4 साइंस के, 4 एसएस के, 4 हिंदी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।